गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमारा जो 12th क्लास का अगला चैप्टर चल रहा है जिसका नाम है जीव एवं समष्टियाँ, 13वां चैप्टर, 5वीं यूनिट, जिसका हम चौथी वीडियो देखेंगे आज। चौथी वीडियो में आपको पारिस्थितिकी अनुकूलन और अनुकूलन के आधार पर प्लांट्स कितने प्रकार के होते हैं ये हम देखेंगे। अब अनुकूलन क्या है, आप छठी से पढ़ते आ रहे हो। अनुकूलन किसे कहते हैं? जीवों का वातावरण के अनुसार अपने आप को ढालना क्या कहलाता है? अनुकूलन कहलाता है। अनुकूलन सभी जीवों का अनिवार्य लक्षण है और विकास की दिशा में सबसे महत्वपूर्ण लक्षण या कार्य क्या है? अनुकूलन ही है, क्योंकि जो जीव अनुकूलित होंगे वही विकसित होंगे और जो अनुकूलित नहीं हो पाएंगे वो विकसित नहीं हो पाएंगे। आप सब जानते हैं धरती पे अलग अलग क्षेत्र की जलवायु अलग अलग है और अलग अलग जलवायु में अलग अलग प्रकार के जीव रहते हैं। क्यों रहते हैं? क्योंकि वो उस वातावरण में रहने के कारण उनको आदत पड़ गई है, उस वातावरण के साथ वो समायोजित हो गए, एडजस्ट हो गए, अपने आप को उन्होंने उसके साथ परिवर्तित कर लिया। जिन जीवों ने अपने आप को एडजस्ट कर लिया या परिवर्तित कर लिया वही जीव क्या हो पाए? जीवित रह पाए और वही विकसित हो पाए। ठीक है, विकास के लक्षण उन्हीं में आए जिन्होंने अपने आप को अनुकूलित करा। मतलब अनुकूलन विकास का एक सबसे महत्वपूर्ण लक्षण है। ठीक है, तो पारिस्थितिकी अनुकूलन परिस्थिति के अनुसार अपने आप को क्या कर लेना? ढाल लेना, परिवर्तित कर लेना या बदल लेना क्या कहलाता है? पारिस्थितिकी अनुकूलन कहलाता है। इस अनुकूलन में जीव की बाहरी संरचना में भी परिवर्तन आता है, आंतरिक संरचना में परिवर्तन आता है और उसके फिजियोलॉजी में भी, मतलब प्रकार्यात्मक कार्यों में भी परिवर्तन आ जाता है। तो एक छोटी सी डेफिनेशन में लिखवा देता हूं आपको। पारिस्थितिकी अनुकूलन किसे कहते हैं? जीवधारियों की संरचना और कार्यों में किसके अनुसार? कार्यों में वातावरण के अनुसार होने वाले परिवर्तन, वातावरण के अनुसार। मेरे को बोर्ड पे लिखना मजा नहीं आता है डेफिनेशन, आप ऐसे ही सुन लो। जीवधारियों की संरचना और कार्यों में वातावरण के अनुसार होने वाले परिवर्तन या समायोजन या एडजस्टमेंट बोलते हैं, उस समायोजन या परिवर्तन को ही क्या कहा जाता है? पारिस्थितिकी अनुकूलन कहा जाता है। ठीक है, डेफिनेशन याद रख लेना, 2 नंबर में कभी कभी अलग से पूछी जा सकती है पारिस्थितिकी अनुकूलन क्या है। तो पहले तो ऊपर 2-4 लाइन हम मन से बताएंगे, इन्वर्टेड कॉमा में एक डेफिनेशन दे देंगे। जीवधारियों की संरचना और उनके कार्यों में वातावरण के अनुसार होने वाले समायोजन या परिवर्तन को क्या कहा जाता है? पारिस्थितिकी अनुकूलन कहा जाता है, डेफिनेशन। अब बाद में पारिस्थितिकी अनुकूलन के अनुसार जो है वैज्ञानिकों ने, 2 वैज्ञानिक थे, एक तो वार्मिंग और एक शिम्पर। वार्मिंग और शिम्पर नामक वैज्ञानिकों ने पादपों का वर्गीकरण करा। किसका वर्गीकरण करा? पादपों का वर्गीकरण करा। अब सबसे पहले जो वर्गीकरण करा वार्मिंग ने करा। वार्मिंग ने जो वर्गीकरण का आधार बताया है जल संबंध, पादप और जल का आपसी संबंध। उस जल के संबंध के आधार पर उन्होंने पादपों को 3 वर्गों में बांट दिया। सबसे पहले आता है हाइड्रोफाइट्स या जलोद्भिद पादप या हाइड्रोफाइट्स। नाम से ही पता चल गया होगा, ऐसे पादप जो जल में विकसित होते हैं हाइड्रोफाइट्स कहलाते हैं, मतलब इनका जल के साथ संबंध ज़्यादा अच्छा होता है। दूसरा आता है समोद्भिद पादप, मीजोफाइट्स। ऐसे पादप जिन्हें वृद्धि और विकास के लिए पर्याप्त या सामान्य मात्रा में जल की आवश्यकता होती है उन्हें क्या कहा जाता है? मीजोफाइट्स या समोद्भिद। और आखिरी आता है मरुद्भिद या इसको बोला जाता है जीरोफाइट्स। ये जो वर्गीकरण करा था किन्होंने? वार्मिंग नामक वैज्ञानिक ने। वो किस आधार पर करा? पादप और जल के संबंध के आधार पर, मतलब पादपों का जल से संबंध के आधार पर 3 भागों में बांट दिया, एक तो जलोद्भिद, समोद्भिद, मरोद्भिद। फिर बाद में शिम्पर नामक वैज्ञानिक ने जो है स्थल के आधार पर कि किस जगह पर प्लांट पाए जाते हैं उस आधार पर 3-4 वर्गों में बांट दिया। सबसे पहला स्थलीय पादप, टेरेस्ट्रियल प्लांट्स, ठीक है, जो स्थल पर पाए जाते हैं। अब इन दोनों को, समोद्भिद और मरुद्भिद को इसके अंदर रख दिया, स्थलीय पादप के अंदर, मतलब ए और बी कैटेगरी बना दी। ठीक है, ए मतलब समोद्भिद और बी मतलब मरुद्भिद या जीरोफाइट्स। फिर दूसरा स्थलीय के बाद दूसरा उन्होंने बता दिया है जलोद्भिद पादप मतलब हाइड्रोफाइट्स। ठीक है, तीसरा उन्होंने बताया है दलदली पादप या मैंग्रोव प्लांट्स। ठीक है, 3 वर्गों में इन्होंने बांटा शिम्पर ने। तो अब जो अलग अलग वैज्ञानिकों ने वर्गीकरण करा तो समझ में ही आया है कि जलोद्भिद पादप तो होते ही हैं,
मतलब इनने 3 बताया और इनने कुल मिला के 4 कर दिए। स्थलीय पादप के अंदर 2 पादप मिक्स कर दिए। तो हम इन पादपों का वर्गीकरण देखेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे जलोद्भिद पादपों का वर्गीकरण कि जलोद्भिद पादप होते कैसे हैं और इन कितने प्रकार के होते हैं और इनमें वातावरण में रहने के लिए क्या क्या अनुकूलन पाए जाते हैं। तो आज हम केवल जलोद्भिद पादपों के बारे में पूरा पढ़ते हैं। तो जलोद्भिद पादप क्या है, हाइड्रोफाइट्स क्या है, ऐसे पादप जिन्हें वृद्धि और विकास के लिए अत्यधिक जल की आवश्यकता होती है। और ऐसे पादप कहाँ विकसित होते हैं, जल के अंदर विकसित होते हैं। कहाँ पर, जल में विकसित होते हैं, या तो पूर्ण रूप से या आंशिक रूप से जल में डूबे हुए पाए जाते हैं। ठीक है, ऐसे पादप को क्या कहा जाता है, हाइड्रोफाइट्स। मुख्य रूप से वाटर बॉडीज मतलब जलाशयों में, नदी, तालाब, झील, झरना, समुद्र आदि में ये मुख्य रूप से विकसित होते हैं। ठीक है, तो हाइड्रोफाइट्स किसे कहते हैं, ऐसे पादप जिन्हें वृद्धि और विकास के लिए जल की अत्यधिक आवश्यकता होती है या जल में विकसित होते हैं, ऐसे पादपों को जलोद्भिद पादप कहा जाता है। ये जलोद्भिद पादप सभी प्रकार के वाटर बॉडीज जैसे कि नदी, तालाब, झील, झरना, समुद्र सभी में विकसित होते हैं। और नाम से ही पता चल रहा है जलोद्भिद मतलब जल में विकसित होते हैं और इनको ज़्यादा जल की आवश्यकता पड़ती है। अब इनके आते हैं लक्षण। जलोद्भिद पादपों के क्या देखते हैं, लक्षण या इनकी विशेषताएं। अगर बोल दें जलोद्भिद पादपों की प्रमुख विशेषताएं लिखिए तो 5, 6, 7 शब्द याद रखना आपको। उन शब्दों के आधार पर आपको इनके लक्षण याद हो जाएंगे। पहला शब्द याद रखना, जल। नाम से ही पता चल रहा है जलोद्भिद पादप मुख्य रूप से कहाँ पर विकसित होते हैं, जल के अंदर ही विकसित होते हैं। दूसरा शब्द याद रखना आपको, जड़ें। दूसरा शब्द क्या है, जड़ें। तो इन पादपों की जड़ें, जलोद्भिद पादप जल में रहते हैं, सामान्य पादप जल में नहीं होते हैं, तो जल का अवशोषण वो जड़ के द्वारा कर लेते हैं। पर यहाँ पर जड़ें जो हैं इनका ज़्यादा उपयोग नहीं है, इस कारण इनकी जड़ें अल्प विकसित या अविकसित और अपस्थानिक प्रकार की होती हैं, मतलब कि रेशेदार होती हैं, जमीन की ऊपरी सतह पर बिखरी हुई पाई जाती हैं। ठीक है, तो जड़ें अल्प विकसित, अविकसित और अपस्थानिक प्रकार की होती हैं। फिर अगला शब्द याद रखना है आपको, संवहनी ऊतक। संवहनी ऊतक आप अच्छे से जानते हैं, जाइलम और फ्लोएम को क्या कहा जाता है, संवहनी ऊतक कहा जाता है, जो कि जमीन से जल का और खनिज लवण का अवशोषण करते हैं जाइलम, और पत्ती में बने हुए भोज्य पदार्थ को पौधों के निचले भागों तक ले जाते हैं। परंतु इनके अंदर संवहनी ऊतक का ज़्यादा उपयोग नहीं होता है, इसलिए इनमें संवहनी ऊतक का अभाव होता है। अगला याद रखना आपको, स्टोमेटा। आप सभी जानते हैं पत्ती की सतह पर पाए जाने वाले सूक्ष्म छिद्रों को क्या बोला जाता है, स्टोमेटा कहा जाता है। स्टोमेटा 2 काम करते हैं, कोई भी एक जवाब दे देना मैसेज बॉक्स में कि स्टोमेटा के काम क्या हैं। ठीक है, कोई भी लिख के भेज दो स्टोमेटा के कार्य क्या हैं, क्योंकि स्टोमेटा को मैं अच्छे से पढ़ा चुका हूँ 11th में, या आप भी स्टोमेटा के बारे में जानते हैं। स्टोमेटा के कार्य लिख दो, स्टोमेटा कितने प्रकार के होते हैं वो लिख दो, प्रकाशानुचलित स्टोमेटा किन में पाए जाते हैं, तिमिरानुचलित स्टोमेटा किन में पाए जाते हैं, एक बीजपत्री पादप में किस प्रकार के स्टोमेटा होते हैं, द्विबीजपत्री पादपों में किस प्रकार के स्टोमेटा होते हैं, थोड़ा रिवाइज कर लेना आप बैठे बैठे। ठीक है, तो इनमें स्टोमेटा का भी अभाव होता है। क्यों अभाव होता है, क्योंकि स्टोमेटा का काम क्या है, जल को वाष्प बन करके निकालना। अब ये पादप हमेशा जल में ही डूबे रहते हैं। ठीक है, और स्टोमेटा क्या है, जल को निकालने का काम करते हैं। तो इनको ना तो श्वसन के लिए स्टोमेटा की आवश्यकता होती है, ना ही पानी को बाहर निकालने के लिए स्टोमेटा की आवश्यकता होती है, इस कारण इनके अंदर स्टोमेटा का अभाव होता है। उसके अलावा अगला आता है यांत्रिक ऊतक। यांत्रिक ऊतक के कारण जो है पौधा जो है दृढ़ मजबूत होता है, जिससे लकड़ियां प्राप्त हो सके। पर जलोद्भिद पादपों से कभी भी लकड़ियां नहीं प्राप्त होंगी, दृढ़ मजबूत होगा ही नहीं, मतलब कोमल मुलायम होगा, तो इनमें यांत्रिक ऊतकों का भी अभाव होता है। छठा याद रखना है, इनके अंदर एक विशेष प्रकार का ऊतक पाया जाता है, उस विशेष प्रकार के ऊतक को बोला जाता है एरेनकाइमा ऊतक। हिंदी में बोलते हैं इसको वायु ऊतक। नाम से स्पष्ट हो गया, वायु ऊतक, जिसके अंदर क्या भरी होती है, वायु। और वायु ऊतक की उपस्थिति के कारण ये पादप जो है जल की सतह पर तैरते हुए भी पाए जाते हैं, एरेनकाइमा ऊतकों के कारण। और आखिरी लक्षण याद रखना कि इसके शरीर पर, पत्ती पर, मुख्य रूप से किस पर, पत्ती पर किसका, क्यूटिकल का आवरण पाया जाता है। ठीक है, क्यूटिकल का आवरण पाया जाता है इसकी शरीर की सतह पर। और एक और लक्षण रह गया है 8वां, ये शरीर की संपूर्ण सतह द्वारा पूरे जल में डूबे हुए हैं, तो पूरे के पूरे जल में डूबे होने के कारण संपूर्ण सतह द्वारा क्या कर लेते हैं, जल अवशोषण
करने का कार्य करते हैं। तो ये लक्षण है किसके? जलोद्भिद पादपों के। ऐसे पादप जो जल में विकसित होते हैं, पूर्ण या आंशिक रूप से डूबे हुए होते हैं और जिन्हें वृद्धि के लिए अत्यधिक जल की आवश्यकता होती है, जलोद्भिद पादप कहलाते हैं। जलोद्भिद पादप की विशेषता है लक्षण, ये कुछ शब्दों को याद रखना है। पहला शब्द याद रखना है जल, मतलब जल में डूबे रहते हैं। जड़, इनकी जड़ें अल्प विकसित, अविकसित, अपस्थानिक प्रकार की होती हैं। अगला शब्द याद रखना संवहनी ऊतक, इनमें संवहनी ऊतक का अभाव होता है। अगला स्टोमेटा, स्टोमेटा का अभाव होता है। यांत्रिक ऊतक का अभाव होता है। इनमें पाया क्या जाता है? एरेनकाइमा ऊतक, जिसके द्वारा ये जल की सतह पर तैरते रहते हैं। फिर अगला शब्द याद रखना आपको क्यूटिकल, इसकी पत्ती के ऊपर क्यूटिकल का आवरण पाया जाता है। और आखिरी याद रखना कि जल अवशोषण, ये जल अवशोषण किसके द्वारा करते हैं? शरीर की संपूर्ण सतह के द्वारा। तो ये जलोद्भिद पादपों के क्या हो गए हमारे लक्षण या विशेषता। अब इसका वर्गीकरण भी बताता हूँ मैं कि जलोद्भिद पादप कितने प्रकार के होते हैं। तो वैज्ञानिकों ने भिन्न भिन्न तरीके से जलोद्भिद पादपों का वर्गीकरण करा है। ठीक है, ये सबसे सरल वाला वर्गीकरण जो है आपको यहाँ पर मिलेगा, जिसमें पादपों के प्रकार देखेंगे जलोद्भिद पादप के। जलोद्भिद पादप जो है वो 4 प्रकार के हैं। सबसे पहला पादप आता है आधार से संलग्न जलोद्भिद पादप। कौन सा? आधार से संलग्न जलोद्भिद पादप। अच्छा, जलोद्भिद पादप जो पिछला क्वेश्चन हुआ है उसमें आप उदाहरण लिख लेना, हाइड्रीला, ट्रापा, सिंगाड़ा, मतलब इसके अंदर जितने भी उदाहरण आ रहे हैं वर्गीकरण में, इन सारों के उदाहरणों को हम लिख सकते हैं जलोद्भिद पादप के अंदर। अब जलोद्भिद पादपों को जो है 4 भागों में बांटा गया है वर्गीकरण। सबसे पहला आधार से संलग्न, नाम से स्पष्ट है, ऐसे पादप जो कि जल के अंदर किसी आधार से संलग्न या जुड़े हुए होते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है? आधार से संलग्न जलोद्भिद पादप कहा जाता है। अब ये जो आधार से संलग्न जलोद्भिद पादप है, इनको भी 3 वर्गों में बांट दिया है। एक तो प्रक्षेपित जलीय पौधे, प्रक्षेपित जलीय पौधे, ऐसे पादप जिनका केवल जनन अंग, जनन अंग क्या होता है पौधे का? लिख दो पौधे के जनन अंग का नाम। ठीक है, केवल जनन अंग, कौन? केवल जनन अंग ही जल के बाहर होता है और बाकी जितने भी अंग हैं पादप के वो सब जल के अंदर होते हैं। उन्हें क्या कहा जाता है? प्रक्षेपित जलीय पादप कहा जाता है। उदाहरण याद रख लेना, बटोमस और टाइफा, ये दोनों प्रक्षेपित जलीय पादप है। केवल इतना सा याद रखना है कि इसका जनन अंग केवल बाहर रहता है और बाकी सारे अंग कहाँ रहते हैं? अंदर। फिर दूसरा आता है प्रक्षेपित जलीय पादप के बाद मुक्त प्लावी पत्ती युक्त, प्लावी पत्ती युक्त जलोद्भिद पादप। प्लावी मतलब होता है तैरना, क्या तैरती हैं? केवल पत्तियां। तो ऐसे पादप जिनकी पत्तियां जल की सतह पर क्या होती हैं? तैरती रहती हैं, उन्हें क्या कहा जाता है? प्लावी पत्ती युक्त जलोद्भिद पादप कहा जाता है। प्लावी पत्ती युक्त, प्लावन मतलब होता है तैरना, फ्लोटिंग करना, और लीव्स मतलब होता है पत्तियां, पत्तियां जल की सतह पर तैरती हों। तो ऐसे पादप आधार से संलग्न रहती हैं, ये भी आधार से संलग्न है, जमीन से जड़ से जुड़े हुए हैं, पर इसका जनन अंग बाहर है, इसकी पत्तियां बाहर है। उदाहरण आ जाएगा नीलंबो, निम्फिया। ठीक है, इसके उदाहरण हो जाएंगे प्लावी पत्ती युक्त। और तीसरा और आखिरी प्रकार आता है जल निमग्न जलोद्भिद पादप। जल निमग्न जलोद्भिद पादप, नाम से स्पष्ट हो गया, नाम को ही ध्यान रखना है बस। ठीक है, निमग्न, मग्न मतलब होता है डूबना, लीन होना, रत होना। तो ऐसे पादप जो जल के अंदर पूरी तरह से डूबे रहते हैं, पूरा का पूरा ही जल के अंदर डूबे हुए पाए जाते हैं, क्या कहलाते हैं? जल निमग्न जलोद्भिद पादप कहलाते हैं। जल निमग्न जलोद्भिद पादप का सबसे अच्छा उदाहरण है हाइड्रीला और एक वेलिसनेरिया। ये जल निमग्न जलोद्भिद पादप है, वेलिसनेरिया और हाइड्रीला। ठीक है, तो ये हुआ पहला कौन सा पादप? आधार से संलग्न जलोद्भिद पादप। आधार से संलग्न जलोद्भिद पादप के बाद आता है अगला मुक्त प्लावी जलोद्भिद पादप। आधार से संलग्न जो था वो क्या था? जुड़ा हुआ था जड़ के माध्यम से। मुक्त प्लावी मतलब स्वतंत्र रूप से तैरने वाले जलोद्भिद पादपों के बारे में देखेंगे। तो ऐसे पादपों का समूह जो जल की सतह पर स्वतंत्र रूप से क्या करते हैं? तैरते रहते हैं, आधार से जुड़े हुए नहीं होते हैं, क्या कहलाते हैं? मुक्त प्लावी जलोद्भिद पादप कहलाते हैं। सबसे बढ़िया उदाहरण इसका ट्रापा, मुक्त प्लावी जलोद्भिद पादप का। ठीक है, इसके अलावा अब आता है अगला, हाँ एक और उदाहरण देख लेते हैं ट्रापा के अलावा, एजोला, और एक ऑब्जेक्टिव टाइप में याद रख लेना इसका नाम, पहले से सुना होगा वॉल्फिया,
वॉल्फिया जो कि सबसे छोटा आवर्तबीजी पादप है, ठीक है, वॉल्फिया सबसे छोटे आवर्तबीजी पादप का नाम। फिर आता है मुक्तप्लावी के बाद अगला है उभयचरी पादप, उभयचरी पादप, और इसके बाद आता है दलदली पादप, ठीक है। 4 प्रकार के पादप हैं, कौन से वाले? जलोद्भिद पादप। अब देखते हैं हम उभयचरी पादप, नाम से स्पष्ट हो गया, ऐसे पादप जो आधे जल में और आधे थल में। आधे आधे से मतलब क्या है कि इसका जड़ तो जल के अंदर रहती है, पत्ती जल के बाहर रहती है। अब तना जो रहता है वो आधा पानी के अंदर रहता है, आधा पानी के बाहर रहता है, मतलब 1.5 भाग पौधे का जमीन पानी के अंदर और 1.5 भाग पौधे का पानी के बाहर, मतलब जड़ और आधा तना अंदर, पत्ती और आधा तना बाहर। ऐसे पादपों को क्या कहा जाएगा? उभयचरी पादप। सेजिटोरिया, सेजिटोरिया और रेननकुलस, रेननकुलस इसके प्रमुख उदाहरण हैं। फिर आता है दलदली पादप, नाम से स्पष्ट हो गया, ऐसे पादप जिनकी जड़ें कहाँ पर? दलदल में पाई जाती हैं, क्या कहलाते हैं? दलदली पादप कहलाते हैं, ठीक है। बंगाल के सुंदरबन में मुख्य रूप से ये वाले पादप पाए जाते हैं, सिरपस और राइजोफोरा, सिरपस और राइजोफोरा, ये पादप मुख्य रूप से दलदली पादप कहलाते हैं। तो ये हुआ जलोद्भिद पादपों का वर्गीकरण। अब मैं आपको बताता हूँ जलोद्भिद पादपों में, चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो, ऐसा कैसे याद करने में आसान हो जाएगा, ठीक है। मेरे साथ ले लो सुंदर सा फोटो एक, ये ऐसा कैसे ही चार्ट याद करोगे तो पूरा का पूरा वर्गीकरण याद हो जाएगा। अब मैं बताता हूँ इन पादपों में अनुकूलन, कि कैसे इनमें अनुकूलन होता है। जड़ें, जल्दी पौधों की जड़ों, यांत्रिक ऊतक का अभाव, सामान्य ऊतक का अभाव, क्लोरोफिल का अभाव, स्टोमेटा का अभाव, द्वितीयक वृद्धि का अभाव, पत्तियों श्रवण। अब देखते हैं हम जलोद्भिद पादपों में जो है अनुकूलन, किन किन कार्यों को करने के लिए, जल में रहने के लिए किस किस प्रकार का उनमें अनुकूलन होता है। तो अनुकूलन 3 प्रकार का है, ठीक है। तीनों प्रकार का अनुकूलन देखते हैं हम जलोद्भिद पादपों में। सबसे पहला अनुकूलन आएगा शारीरिकी अनुकूलन, शारीरिकी अनुकूलन। दूसरा कारिकी अनुकूलन, कारिकी, अच्छा दूसरा और तीसरा पहले लिख दिया। पहला है संरचनात्मक अनुकूलन, ठीक है। जब जलोद्भिद पादपों की संरचना में परिवर्तन हो जाएगा तो संरचनात्मक अनुकूलन, उसके शरीर में परिवर्तन होता है शारीरिकी अनुकूलन, और फिजियोलॉजी में, और फिर कार्य में अनुकूलन। तो तीनों प्रकार के देखते हैं। पहले संरचना में हम देखते हैं जड़, तना, पत्ती की संरचना में। सबसे पहले किसकी संरचना में? जड़, तना और पत्ती। आप समझ ही गए जड़ में अनुकूलन कैसा होगा। इसमें जलोद्भिद पादपों में जड़ का ज़्यादा कार्य नहीं होता है, तो जड़ें अल्प विकसित होती है, अविकसित होती है, अपस्थानिक प्रकार की होती है। जड़ों में ना तो मूल रोम होते हैं ना मूल टूप, ठीक है। अल्प विकसित, अविकसित जड़ें अपस्थानिक प्रकार की, अपस्थानिक, और ना ही इनके अंदर मूल टोप, रूट कैप, ठीक है, क्योंकि रूट कैप किस में पाई जाती है? मूसला जड़ों में। और ना ही रूट हेयर्स, मतलब मूल रोम का अभाव होता है,
ठीक है। तो पहला जड़ों में अनुकूलन, फिर तना, इसका तना दुर्बल होता है, पतला होता है, लंबा होता है, लचीला होता है और तैरने में सहायक होता है। तने में अनुकूलन, लंबा, पतला, तैरने में सहायक। छोटे छोटे में शॉर्ट में लिखना हमको इनका अनुकूलन, क्योंकि क्वेश्चन बड़ा नहीं करना हमको, एक लिमिट रहती है क्वेश्चन लिखने की। चाहे तो हम बहुत बड़ा कर सकते हैं इसको, ठीक है, पर जो है एक ही सेंटेंस के अंदर पूरा अर्थ दे दें आप कि तने कैसे होते हैं इसके, जलोद्भिद पादप के तने लंबे, पतले, लचीले, दुर्बल, कमजोर और तैरने वाले होते हैं। ठीक है, लंबे, पतले, लचीले, दुर्बल और तैरने वाले। ठीक है, तनों में ये अनुकूलन हो जाता है। फिर आता है पत्ती के अंदर अनुकूलन। अगला किसमें अनुकूलन? पत्तियों में अनुकूलन। तो इनकी पत्तियां भी कैसी होती हैं? लंबी हो जाती हैं, पतली हो जाती हैं और क्यूटिकल युक्त हो जाती है। मतलब इनके चारों ओर काय का आवरण हो जाता है, पत्तियों पर क्यूटिकल का स्त्रावण होता है, जिससे ये क्यूटिकल युक्त हो जाती है पत्तियां। फिर आता है शारीरिक अनुकूलन। अगला कौन सा अनुकूलन देखेंगे हम? शारीरिक अनुकूलन। तो शारीरिक अनुकूलन में इसके शरीर के अंदर क्या क्या चीज़ें जो है अभाव होता है और क्या क्या चीज़ें विकसित होती है। अभाव पहले बता चुका हूँ मैंने, संवहनी ऊतक का अभाव होता है। पहला अनुकूलन संवहनी ऊतक का अभाव होता है। ठीक है, दूसरा इसमें क्लोरोफिल का भी अभाव होता है, क्योंकि प्रकाश संश्लेषण करने की जरूरत इनको पड़ती नहीं है। ठीक है, क्लोरोफिल का भी अभाव होता है। तीसरा, अब ये दुर्बल कमजोर तने वाले होते हैं, तो ये पेड़ तो बनाएंगे नहीं, पेड़ नहीं बनाएंगे मतलब इनके अंदर कौन सी क्रिया नहीं होती है? द्वितीयक वृद्धि भी नहीं होती है, द्वितीयक वृद्धि नहीं होती है। चौथा और अगला, इसमें ये पौधे जल के अंदर रहते हैं, इसलिए सड़े नहीं, इसलिए इनकी पत्ती पर क्या का क्यूटिकल का स्त्रावण होता है, क्यूटिकल का स्त्रावण होता है। और अगला और आखिरी जो है, इनमें एक विशेष प्रकार का ऊतक पाया जाता है, जिसे एरेनकाइमा ऊतक कहते हैं। इन एरेनकाइमा ऊतक की सहायता से जल की सतह पर क्या होते हैं? तैरते रहते हैं। फिर आता है कारिकी अनुकूलन। कारिकी अनुकूलन में निम्न परिवर्तन आते हैं। नंबर 1, ये जल अवशोषण काय के द्वारा करते हैं? शरीर की संपूर्ण सतह के द्वारा। जल अवशोषण काय के द्वारा कर लेते हैं? शरीर की संपूर्ण सतह के द्वारा इनके कारिकी अनुकूलन है। दूसरा, इनमें फूल और फल का विकास नहीं होता है, फूल फल का विकास नहीं होता। अपवाद याद रखना, कमल, जिसमें फूल फल का विकास होता है। और तीसरा और आखिरी, इनका पराशरण दाब जो है हमेशा कम होता है, क्योंकि जल पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध होता है। तो ये हो गए जलोद्भिद पादपों का क्या उनमें अनुकूलन, मतलब जल में रहने के लिए क्या क्या अनुकूलन करने पड़ते हो। तो ये भी स्क्रीनशॉट ले लो इसका भी। ठीक है, ऐसा कैसे ही आपको याद कर लेना है और लिख देना है। तो आज हुआ है हमारा क्वेश्चन पारिस्थितिकी अनुकूलन 2 नंबर में। पारिस्थितिकी अनुकूलन के आधार पर पहले मैंने जलोद्भिद पादप या हाइड्रोफाइट्स पढ़ा दिए हैं। कल बाकी हम अगली वीडियो में बाकी दोनों प्लांट्स देखेंगे। थैंक यू।